नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या की तह तक जा रहे हैं जिससे शायद हर वो इंसान गुजरा है जिसके घर में कोई छात्र है। परीक्षा का तनाव और याददाश्त बढ़ाने का वो कभी न खत्म होने वाला दबाव। बाजार में फोकस के लिए कितने सारे ऐप्स हैं, माइंड एक्सरसाइजें हैं, न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी है। लेकिन आज हम इन सब से हटकर एक कह सकते हैं 3000 साल पुराने बायो हैक पर गौर करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो इस विषय को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं द इंटरनल सितार, न्यूरल रेजोनेंस एंड सुपर मेमोरी के कुछ अंशों की। ये पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के काम गायत्री महाविज्ञान पर आधारित हैं। और ये स्रोत गायत्री मंत्र को सिर्फ एक धार्मिक मंत्र की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि एक साइंटिफिक टूल, एक वैज्ञानिक उपकरण के तौर पर पेश करते हैं जो मानव शरीर को ट्यून कर सकता है। और यही आज का हमारा मिशन है। हम किसी भी तरह की धार्मिक या आध्यात्मिक व्याख्या में नहीं जा रहे हैं। हमारा मकसद पूरी तरह से इस बात की पड़ताल करना है कि ये स्रोत क्या दावा करते हैं, कैसे इनके अनुसार 24 अक्षरों का एक मंत्र हमारे शरीर के विज्ञान, हमारी न्यूरोलॉजी के साथ सीधे तौर पर जुड़कर याददाश्त को बेहतर बना सकता है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो ये है, एक प्राचीन मंत्र और हमारी आज की बायोलॉजी के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? और यहीं पर ये स्रोत एक बहुत ही आकर्षक और सीधी अवधारणा सामने रखते हैं, जिसे वो कहते हैं 24 ग्रंथियों का रहस्य। इसके मुताबिक मानव शरीर में 24 खास बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथियां या कह लीजिए नोड्स होती हैं। आप इन्हें हमारी बुद्धि, याददाश्त और हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने वाले छोटे छोटे पावर स्टेशन की तरह समझ सकती हैं। एक मिनट, 24 ग्रंथियां और गायत्री मंत्र में भी ठीक 24 अक्षर होते हैं। स्रोत यहां एक से एक का सीधा कनेक्शन बना रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। क्या वो इसे बस एक संयोग मानता है या इसके पीछे कोई गहरा तर्क है? नहीं, वो इसे संयोग नहीं बल्कि एक डिजाइन मानते हैं। यहीं पर स्रोत का सबसे बड़ा दावा है। वो कहते हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। हर अक्षर एक चाबी की तरह है जो शरीर के इन 24 पावर स्टेशनों में से किसी एक को चालू करने के लिए ही बना है। जब गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का सही तरीके से उच्चारण किया जाता है तो हर एक अक्षर एक खास ग्रंथि के लिए बीज या ट्रिगर का काम करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा खेल शब्दों के अर्थ का नहीं बल्कि उनके उच्चारण से पैदा होने वाली ध्वनि का है। ध्वनि और कंपन का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पूरी प्रक्रिया साउंड और वाइब्रेशन के विज्ञान पर आधारित है। स्रोत इसे न्यूरल रेजोनेंस का नाम देते हैं। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये कंपन हमारे कंठ यानी गले और तालु मतलब मुंह के ऊपरी हिस्से से शुरू होता है। और जैसे ही हमारी जीभ एक खास अक्षर को बोलने के लिए मुंह के अंदर एक खास बिंदु को छूती है, वो हमारे नर्व फाइबर्स के जरिए मस्तिष्क को एक बहुत ही सटीक संकेत भेजती है। यही बार बार होने वाले संकेत एक लयबद्ध गूंज या न्यूरल रेजोनेंस पैदा करते हैं। ये न्यूरल रेजोनेंस की बात तो ठीक है, पर ये सुनने में बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है। मुझे लगता है स्रोत में इसे समझाने के लिए सितार की एक उपमा दी गई थी, है ना? वो इसे काफी आसान बना देती है। हाँ, और वो उपमा इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एकदम सटीक है। स्रोत कहता है कि आप मानव शरीर की कल्पना एक ऐसे सितार के रूप में कीजिए जिसमें 24 तार लगे हैं। ये 24 तार और कुछ नहीं बल्कि हमारे तंत्रिका तंतु हैं, हमारे नर्व फाइबर्स। अगर आप इन्हें नहीं छेड़ते तो ये शांत रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कोने में रखा हुआ सितार शांत रहता है। उसमें संगीत की क्षमता तो है, लेकिन वो तब तक खामोश है जब तक कोई उसे बजाए नहीं। तो फिर मंत्र का जाप करना इन तारों को छेड़ने जैसा हुआ। मतलब हम अपने ही शरीर के सितार पर एक खास धुन बजा रहे हैं। ठीक यही। स्रोत के अनुसार जब कोई छात्र गायत्री मंत्र का जाप करता है तो वो इन 24 तारों को एक बहुत ही सटीक और लयबद्ध क्रम में छेड़ रहा होता है। हर अक्षर क्रम से एक तार को झंकृत करता है। ये जो अनुनाद या रेजोनेंस पैदा होता है वो सीधे हमारे मस्तिष्क के सबसे विकसित हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जागृत करता है। अच्छा, और यही वो हिस्सा है जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता, इन सब चीजों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल,
योजना बनाना, उच्च स्तरीय सोच, सब यहीं से कंट्रोल होता है। मतलब हम सिर्फ याद नहीं कर रहे बल्कि अपने दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाले हिस्से को सक्रिय कर रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम खास तौर पे छात्रों की बात करें जिन्हें एकाग्रता और परीक्षा के लिए तेज याददाश्त की जरूरत होती है, तो उन्हें किन खास तारों या ग्रंथियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस विशाल सितार के 2 तारों पर विशेष ध्यान देने को कहता है, जो छात्रों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली ग्रंथि या नोड है मेधा, जिसे मेधा शक्ति भी कहा जाता है। ये ग्रंथि धारणा यानी किसी भी पढ़ी हुई चीज को दिमाग में बनाए रखने, रिटेंशन और सुपर मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। जब ये तार सही से झंकृत होता है तो जानकारी को याद रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, तो मेधा याददाश्त के लिए है, लेकिन परीक्षा में तो सिर्फ रटना काफी नहीं होता, है ना? दबाव में सोचना भी पड़ता है, मुश्किल सवालों को हल करना होता है। क्या स्रोत इस बारे में भी बात करता है? क्या कोई ऐसी ग्रंथि है जो क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़ी हो? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है और स्रोत इसका जवाब भी देता है। दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि है गो। इसका संबंध सिर्फ याददाश्त से नहीं, बल्कि तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और तुरंत सही निर्णय लेने की क्षमता से है। परीक्षा हॉल के उस तनाव भरे माहौल में जब आपको यह तय करना होता है कि किस सवाल का जवाब कैसे देना है या किसी मुश्किल समस्या का हल कैसे निकालना है, तब गो ग्रंथि की सक्रियता काम आती है। तो आप कह सकती हैं कि मेधा आपको जानकारी याद रखने में मदद करती है और गो उस याददाश्त को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने की ताकत देती है। कमाल है, ये तो मेमोरी और प्रोसेसिंग दोनों को कवर कर रहा है। अच्छा, ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत आकर्षक है, लेकिन अब इसे व्यावहारिक धरातल पर लाते हैं। अगर कोई सुनने वाला छात्र इस सुपर मेमोरी टूल का इस्तेमाल करना चाहे, तो उसे असल में क्या करना होगा? सिर्फ मंत्र पढ़ लेना और उसे सही तरीके से बजाना, इन दोनों में क्या फर्क है? स्रोत क्या कहता है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि स्रोत के अनुसार तरीका ही सब कुछ है। वो कुछ बहुत ही स्पष्ट व्यवहारिक सुझाव देते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है लयबद्ध जाप। इसे किसी कविता की तरह बस जल्दी जल्दी पढ़कर खत्म नहीं करना है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अनुनाद या रेजोनेंस तभी पैदा होता है जब जाप लयबद्ध हो। एक निश्चित गति और ताल बनाए रखना जरूरी है। मतलब गति से ज्यादा लय और स्थिरता पर ध्यान देना है। ये तो ध्यान लगाने जैसा हुआ, जहां सांसों की लय पर ध्यान दिया जाता है ना? बिल्कुल। और यहीं से दूसरा सुझाव आता है ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना। स्रोत सलाह देता है कि जाप करते समय अपनी पूरी चेतना को अपने मुंह के ऊपरी हिस्से यानी तालू में हो रहे कंपन को महसूस करने पर लगाएं। जब आप उस सूक्ष्म कंपन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग बाहरी दुनिया की विकर्षणों से हटकर उस आंतरिक प्रक्रिया से जुड़ जाता है। तो ये एक तरह से दिमागी और शारीरिक दोनों स्तरों पर एक साथ काम कर रहा है। अच्छा, जब कोई इस प्रक्रिया को सही ढंग से करता है तो मस्तिष्क के अंदर वैज्ञानिक रूप से क्या होता है? क्या स्रोत दिमाग पर पड़ने वाले किसी ठोस असर के बारे में बताता है? हाँ, और यहाँ पर ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है। स्रोत कुछ बहुत ही विशिष्ट वैज्ञानिक परिणामों का जिक्र करता है। पहली बात, यह दावा किया गया है कि ये प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड के स्तर को बढ़ाती है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करना और फोकस को बेहतर बनाना है। गाबा? ये तो वही केमिकल है जिसे बढ़ाने के लिए कई दवाइयां भी दी जाती हैं ताकि चिंता कम हो। सही कहा। और दूसरा बड़ा दावा मस्तिष्क की तरंगों से जुड़ा है। सोचिए, जब हम टेंशन में होते हैं तो दिमाग में सब कुछ भाग रहा होता है ना? स्रोत कहता है कि ये बीटा वेव वाली स्टेट है, एकदम अफरा तफरी वाला माहौल। इस स्थिति में कुछ भी सीखना या याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और ये जाप उन बीटा तरंगों को कम करता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये लयबद्ध कंपन उन तनावपूर्ण बीटा तरंगों को कम करता है और मस्तिष्क को अल्फा अवस्था में ले जाता है। अल्फा अवस्था एक शांत, केंद्रित लेकिन सजग अवस्था है। ये वो फ्लो स्टेट है जिसके बारे में आज के दौर के साइकोलॉजिस्ट भी बात करते हैं। और स्रोत का दावा है कि इस अल्फा अवस्था में सीखने की क्षमता सामान्य से 3 गुना तेज हो सकती है। 3 गुना, ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्रोत के अनुसार गायत्री मंत्र एक तरह से मानव मस्तिष्क के लिए एक यूजर मैनुअल जैसा है।
एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने ही सिस्टम को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। ये सिर्फ रटने या याद करने की तकनीक नहीं है, ये सुपर मेमोरी का एक विज्ञान है। इन 24 बायो नोट्स को सक्रिय करके एक छात्र केवल तथ्यों को याद नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी पूरी बुद्धि का विकास कर रहा है, अपनी क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। ये हार्डवेयर को अपग्रेड करने जैसा है, न कि सिर्फ नया सॉफ्टवेयर डालने जैसा। ये वाकई में इस प्राचीन अभ्यास को एक बिल्कुल ही नए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का तरीका है, धर्म और आस्था से परे। और जैसा कि स्रोत में गुरुदेव के कथन का उल्लेख है, ये ज्ञान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोक कल्याण यानी सभी का भला करना है। सोचिए, अगर एक पूरी पीढ़ी बेहतर तरीके से सोच सके, सीख सके और शांत मन से निर्णय ले सके, तो उसका समाज पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बहुत खूब। तो सुनने वालों के लिए स्रोत का व्यावहारिक सुझाव ये है, अपने इस आंतरिक सितार को बजाने के लिए दिन में बस 10 मिनट से शुरुआत करके देखें। हाँ, बस 10 मिनट की लयबद्ध और सचेत साधना भी बड़े बदलाव ला सकती है। निरंतरता यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। अगर ध्वनि और कंपन का याददाश्त पर इतना विशिष्ट और दावा किया गया जैविक प्रभाव हो सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि और कौन सी प्राचीन ध्वन्यात्मक प्रथाएं हो सकती हैं जिन्हें हम अब तक केवल उनके आध्यात्मिक अर्थ के लिए जानते हैं, लेकिन जिन्हें उनके न्यूरोलॉजिकल प्रभाव के लिए खोजा जाना अभी बाकी है। सोचिएगा जरूर।